हम अभी तक पढ़ रहे थे कंपनीज लॉ 2013, ऑलमोस्ट हमने सारी कर ली थी। कल की क्लास में हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सभी को समझ में आ गई? सभी बच्चों ने नोट्स बनाए? उसके स्पेसिफिकली मैंने बोला था अलग से नोट्स बनाने के लिए। यस, सभी ने बनाए हैं? पक्की बात है, कंफर्म है, चेक तो करने की जरूरत नहीं है। ओके, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके साथ हमारी दो डॉक्ट्राइन और अटैच है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? सर, इट इज सिंपली इज द internal documents of the company which is available only to the insiders of the company and contain the rule and regulation related to that particular company, whereas memorandum contain the objectives of the company on which the company is formed. बेसिक चीज थी, चलो ठीक है। कंपनी कौन सी कंपनी बच्चों? चाहे कंपनी शेयर से लिमिटेड हो, चाहे वो गारंटी से कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, अनलिमिटेड कंपनी हो, ठीक है। हर कंपनी क्या बनाएगी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रजिस्टर करने के लिए और एक अपने आप का इलीगल स्टेटस लेने के लिए, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए में क्या कंटेन होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज एओए में क्या चीज आती है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कैसे होंगे, सब कुछ चीजें वो आती है। Just as the memorandum contains the fundamental condition upon which the company is allowed to incorporate it, also the article incorporated internal regulation of the company. वही चीज है, केस लो नहीं पढ़ना, ठीक है। मेमोरेंडम और उसमें बेसिक डिफरेंस समझ में आया? मेमोरेंडम कंटेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल या फंडामेंटल कंडीशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। वेयर एज आर्टिकल कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ओके, एक सेकेंड, द जनरल फंक्शन ऑफ आर्टिकल हैव बीन एपनली समड अप, समड अप मतलब डिस्क्राइब करना, बाय लॉर्ड्स कैरन, एशले कैरिज एंड रिश बर्थ केस एज फॉलो। सेम उसके अंदर आए थे, क्या फंक्शन थे? कल की केस लो क्लास पढ़ के आए हो। एश कंपनी का क्या काम था? ट्रेन की बोगीज बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको अनइंस्टॉल करना, ये चीजें थी। बट उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया रेलवे के साथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। इस बेसिस पे उसने किससे ले लोन ले लिया? रिस्क से लोन ले लिया था ना, पैसों का फाइनेंस करवाया था कि मैंने काम करना स्टार्ट करना है, उसने लोन दे दिया। क्या वो चीज सक्सेसफुल होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट आर बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। सेम उसी तरीके से द आर्टिकल प्लेस पार्ट ऑफ सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम। अगर ऑब्वियसली मेमोरेंडम गलत हो गए तो क्या मतलब हुआ? कंपनी ने आर्टिकल्स के बियॉन्ड भी काम किए, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं किया। मेरी बात समझना, दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज द चार्टर ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन, सो एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल प्रोसीड द डिफाइन द ड्यूटीज, राइट एंड पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। ये लाइन अपने नोट्स में डालनी है, ये लाइन आपने नोट्स जब कॉपी में बनाओगे ये लाइन आपने डालनी है, बहुत अच्छी लाइन है। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? चार्टर डॉक्यूमेंट, जिस बेसिस पे कंपनी बनी है। वेयर एज आर्टिकल क्या कंटेन करते हैं? ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी के डायरेक्टर के पास पावर थी कि वो रिच के पास जाके फाइनेंस करवाए? फाइनेंस ले किस लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स नहीं थी ना, तो उसने लिया क्यों? मतलब आर्टिकल्स के भी वो बियॉन्ड गया, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। द कंपनी एंड द मोड और फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कैरीड आउट, सेम वही चीज है, इस बेसिस पे भी आपके आर्टिकल्स भी इफेक्ट होंगे। एंड द मोड और फ्रॉम विच इज इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी में टाइम टू टाइम में मेड। क्या मतलब हुआ? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसको मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं? कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को देख के, कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन देख के आर्टिकल्स बनते हैं। पावर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द कंपनी मेंबर बनते हैं और कंपनी का कॉर्पोरेट कैरेक्टर उस बेसिस पे बनता है। उसके बाद हमारा क्या फॉलो होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के बाद कौन फॉलो होता है? कंपनीज एक्ट। आपको मैं उसका चार्ट बनवाऊंगा, अभी इससे समझ में आएगा। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए बिजनेस डॉक्यूमेंट, हेंस इट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली। भैया बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए आपको स्ट्रिक्टली मतलब सीरियसनेस के साथ, आप मजाक में कुछ नहीं बना सकते, आपको पूरा सीरियस होके आर्टिकल्स को बनाना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आने वाली है। इट रेगुलेट डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पता है डोमेस्टिक मैनेजमेंट मतलब? यहाँ पे लिखो,
इंटरनल ऑपरेशंस। कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन को कौन रेगुलेट करते हैं? बोलो कौन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड क्रिएट सर्टेन राइट, ऑब्वियसली आर्टिकल्स हमारे कटन सर्टेन राइट्स लगा देते हैं, ऑब्लिगेशन लगा देते हैं, किसके बीच में? मेंबर्स ऑफ कंपनी के बीच में, ऑब्वियसली। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इनफेक्ट बाय द बाय लॉज ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। कैसे फंक्शन करना है, कैसे ऑडिट होनी है, कैसे अकाउंट्स होने हैं, सारा कौन बताएगा? एओए। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दैट व्हाइल डूइंग सो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ एओए आर द फॉलोइंग। बेसिकली काट दो चाहे इसको, कोई चीज है कि हमने आर्टिकल्स के प्रोविजन को फॉलो करना। अब आ जाओ, अब मजेदार चीज स्टार्ट होगी। सेक्शन 5, सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। सीक्स दैट कंटेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन। पहला क्या? आर्टिकल्स क्या कंटेन करेंगे? द आर्टिकल ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। चार्ट बना दो पूरे का, बैटर समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट। 8 पॉइंट है, करवा दूं अभी? लिख लो यार, बनाओ, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं तभी। देखो सेक्शन 5, वही बना लेना जो आपके कंसेप्ट नोटबुक में है। ठीक है, कौन सा सेक्शन था? सेक्शन घर पर बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने इसी को शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवा दिया। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट में तो समझने की जरूरत नहीं है,
थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से डिस्क्राइब करके लिख लेना। मैंने आपको मेन हेडिंग करवा दी, क्या? इंक्लूजन ऑफ मैटर। कौन कौन से मैटर्स आएंगे? ऐसे मैटर्स जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है किसमें? कंपनी लॉ में, कि आज कंपनी कैसे फॉर्म होनी चाहिए, कैसे काम करनी चाहिए। और साइड बाय साइड कंपनी कुछ अपने खुद के मैटर्स भी डाल सकती है। ऑल्सो एडिशनल मैटर विच इज नेसेसरी फॉर द कंपनी। चलिए बुक से करें, दोनों पॉइंट इजी लगेंगे, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये चीज तो करनी करनी, इसको थोड़ा आपने अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो आप इसको। सेकंड पॉइंट करें, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल। However, a company may also include such additional matters in its article as may be considered necessary for the management। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? पहले कौन से मैटर जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है अंडर द कंपनी रूल। हाउएवर, हालांकि कंपनी आल्सो एडिशनल मैटर्स भी डाल सकती है। कौन से एडिशनल मैटर्स? जो कंपनी को लगता है नेसेसरी है उसकी मैनेजमेंट के अंदर, वो मैटर्स भी डाल सकती है। दोनों पॉइंट क्लियर? फर्स्ट क्या? कंटेन रेगुलेशन, सेकंड इंक्लूजन ऑफ मैटर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेन means specific company articles can be amended only by following which procedure? Strict procedures by passing SR special resolution। ठीक है। इंट्रेंचमेंट का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंट्रेंचमेंट? इंट्रेंचमेंट मींस कंपनी ने अगर अपने प्रोविजंस इंट्रेंचमेंट के डाल दिए, कहने का मतलब कंपनी को अगर वो अपने आर्टिकल्स को अमेंड करना है, लेट्स सपोज कंपनी का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बट कंपनी को ये लग रहा है यार हमने ना फाइनेंस कंपनी में हम नहीं आना चाहते, या अगर आएंगे तो हमारे बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होंगे, तो मेरे आर्टिकल्स को अमेंड करके क्या मैं उसमें आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता हूँ, मेरे मेमोरेंडम को अमेंड करके। बट दीज आर द स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दैट द कंपनी हैव टू फुलफिल। इसके लिए आने के लिए उसको स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, इसको बोला जाता है इंट्रेंचमेंट। किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए कंपनी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स डाल दे। सपोज करो कंपनी को अपने ना आर्टिकल्स को कुछ भी चेंज करना है, बट पहले वो सिंपल चेंज कर सकती थी ओआर पास करवाने से, बट ऐसा नहीं होगा, उसको स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से पास कराया जाएगा। मतलब ये मैटर क्या है? सीरियस नेचर का मैटर है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वर्क पे मैं एक इंट्रेंचमेंट का प्रोविजंस डाल देती हूँ, ताकि मैं इजीली इसको अमेंड ना कर सकूं। अमेंड करने से पहले मुझे 2 बार सोचना पड़े। समझ में आया? लिखवा दिया सिंपल। द आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का अच्छे से हम पढ़ेंगे सीए इंटर में। टू प्रोटेक्ट समथिंग टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन था आर्टिकल का, वो अल्टर हो सकता है ओनली कब? जब कंडीशन और प्रोसीजर्स आर मोर रिस्ट्रिक्टिव, मतलब मोर स्ट्रिक्ट देन दोज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ए स्पेशल रेजुलेशन आर मेट और कंपाइल्ड विद। कुछ ऐसे केस में जो जनरल सिचुएशन में हमारा मैं आर्टिकल्स पास अमेंड करता था, लेट्स सपोज, मेरी बात समझना,
मेरे आर्टिकल में मैंने कंपनी को परमिशन डाल दी कि जो मिस्टर ए नाम का डायरेक्टर है वो एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा परचेज नहीं कर सकता यूनिट्स की। अब वो उसको परचेज ज़्यादा करनी है, यूनिट्स का ऑर्डर ज़्यादा आ गया, सुनो मेरी बात, तो वो क्या आर्टिकल्स कमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिजनेस की डीलिंग है, करनी पड़ेंगे, आर्टिकल्स कमेंट कर दो। उसके बाद पावर आ गई, उसकी बढ़ गई पावर। बट कंपनी की जो साइनिंग अथॉरिटी थी वो मिस्टर ए की थी, अब कंपनी चाहती है मिस्टर बी को भी मिल जाए। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट मैटर हो गया यार, साइनिंग अथॉरिटी मिलकर बैंक के आप फंड्स को मिस यूटिलाइजेशन कर सकते हो, इसको आप किस में डाल दो? इंट्रेंचमेंट में डाल दो, ताकि इसको मैं नॉर्मल अल्ट्रेशन से अमेंड ना कर सकूं, मुझे इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स लगा के इसको अमेंड करूं, जो बाकी नॉर्मल प्रोसीजर में होते हैं वैसे उसको हटा के। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? इजी लगे? फोर्थ, लो जी, फोर्थ नंबर पॉइंट का भी आपका चार्ट बन गया। समझ में आया? आपको प्रोविजंस डालने हैं इंट्रेंचमेंट के। इंट्रेंचमेंट एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, वो डालने आप कब कब डालोगे? या फिर आपकी कंपनी अभी बनी है, नई कंपनी है, एट द फॉर्मेशन के टाइम में डालोगे, या फिर कंपनी बन चुकी है अब उसको आर्टिकल्स को क्या करोगे? अमेंड करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है। फॉर्मेशन में तो डाल ही दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अमेंड करके डालोगे तो आपको पूछना पड़ेगा, किससे? शेयर होल्डर से। प्राइवेट कंपनी है तो किससे पूछना पड़ेगा? सारे के सारे शेयर होल्डर से। बट पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 75%, दैट इज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर? चार्ट से पढ़ो। द प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड, दो टाइम बन सकते हैं, आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स। एग्रीड दैट ऑल द मेंबर मस्ट एग्री इन केस ऑफ कौन सी कंपनी? और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ। चार्ट समझ में आ गया? एक सेकंड में समझ में आ गया कंसेप्ट? प्रखर कोई डाउट? चलें चारों पॉइंट। अब आपने सपोज करो आर्टिकल्स को अमेंड करके डालें, या आर्टिकल्स के टाइम में ना, फॉर्मेशन के टाइम में आपने इंट्रेंचमेंट के प्रोविजन को डाल दिया। वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजंस, आरओसी को आपको नोटिस देना पड़ेगा। वेयर द आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट वेदर मेड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बाय अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल, द कंपनी हाथों हाथ क्या कर देगी? नोटिस दे देगी। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कि हमने वो प्रोविजंस अपने हिसाब से डाले हैं। सिंपल था ये तो। हाथों हाथ डलने के बाद क्या कर दो? फॉर्मेशन के टाइम में या अमेंडमेंट के टाइम में आरओसी को नोटिस भेज दो। उसके बाद कौन कौन से फॉर्म्स होंगे? एमओए की कितनी टेबल्स होती है? ई तक होती है, ए बी सी डी ई हमने पढ़ी, 5 टेबल्स पढ़ी थी। उसकी कहां तक होती है? जे तक होती है, एफ जी एच आई जे, शेड्यूल 1 के हिसाब से। सिंपल चीज थी तो पढ़ने की, नॉर्मल पढ़ने की जरूरत है। आर्टिकल कौन सी मोड में होंगे?
द कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल। कोई भी रेगुलेशन ले सकते हैं, सारी के सारी ले सकते हैं कंपनी लोग, या फिर कुछ स्पेसिफिक तरीकों से आप रेगुलेशन उठा सकते हो। फॉर्मेट होता है बना बनाया आपका, मेरे पास अभी फॉर्मेट नहीं पड़ा, आपको मैं दिखाता आर्टिकल के क्या प्रोविजन होते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, ऑलरेडी बना बनाया परफॉर्मा होता है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। इस चीज को, कहानी को समझने के लिए आपको, ये कहानी समझने के लिए आपको पहले मेरे वाली कहानी समझनी पड़ेगी। पढ़े। When a new company is formed, जब जैसी नई कंपनी बनती है, इफ इट डज नॉट मेक इट्स ओन रूल, किसी भी कारण से आप अपने रूल नहीं बना पाते, पता ही नहीं यार मैंने उस चीज ने काम स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट कंपनी बना दी, हमें पता ही नहीं कंपनी में रूल्स क्या बनाने हैं, बस काम स्टार्ट किया एक बार हमने, तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट प्रोविजंस होंगे गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट कंपनी के डिफॉल्ट प्रोविजंस होंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अपने पे अप्लाई हो जाएंगे, उनके कुछ प्रिस्क्राइब रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। इस कथा को पढ़ने के लिए आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। पहले कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट, वर्ड टू वर्ड समझना, फोकस ज्यादा इस पे डिटेल में जान मत जाना, जो मैंने करवाया वो समझ लेना। इन केस ऑफ ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द commencement of this act means a newly incorporated company, registered article of the company do not exclude or modify the regulation contained in the model applicable to such company. Those regulations shall so applicable be the regulation of that particular in the same manner, जैसा जैसा वो ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल है किसी कंपनी का। मुझे पता है, उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कंपनी बनती है, व्हेन ए न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, so in far the registered article of the company do not exclude modified the regulation। कहने का मतलब, जो रजिस्टर्ड कंपनी जो बनी है, वो चाहकर भी अपने रेगुलेशन ना ही बना पा रही, ना ही मॉडिफाई कर पा रही, किसी भी कारण से उस कंपनी पे जो रेगुलेशन लगे, देन ऑटोमेटिकली एज फार एज, मतलब ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल रेगुलेशन कंपनी पे कौन से हो जाएंगे, जो करंट मेरे एक्ट के अंदर चल रहे हैं, ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स कंपनी के, वो बन जाएंगे। इतना डिटेल में मजा ना, जो मैंने करवाया वो चीज लास्ट में कर लेना 3 लाइनों का। बोलो 8 के 8 प्रोविजन समझ में आगे, कोई डाउट 8 के 8 प्रोविजन में? एक बार रीड करो, मैं आगे पढ़ते हैं फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल में डिफरेंस है। कोई डाउट लग रहा है? बोल दो बच्चा मुझे, फिर लिख लो, कोई बात, टेक योर टाइम। गर्म हो गया करो करो, जल्दी लिखो। कोई नंबर बोलो। एक कंपनी में अडॉप्ट, जैसे क्या होता है ना, कंपनी एक्ट में आपके सपोज करो 60 रेगुलेशन है, कंपनी के डिफॉल्ट रेगुलेशन है 60, आप 60 की 60 को भी अडॉप्ट कर सकते हो, आप उसमें से कुछ स्पेसिफिक भी कर सकते हो। एक कंपनी में अडॉप्ट ऑफ ऑल द रेगुलेशन और एनी ऑफ द रेगुलेशन, किसी भी कंपनी में जो आपके ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में कंपनी गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से पड़ी है। अगर आप कुछ भी अडॉप्ट नहीं कर रहे तो पॉइंट नंबर 8 में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी की सारी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे समझ में? इजी है टॉपिक, इजी है, इतना मुश्किल है नहीं।
हाँ जी हो गए, चलो टाइम ही नहीं लगना यार। पढ़े, आगे पढ़े। एमओ ए में डिफरेंस जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत इजी है, छोटा है। मेमोरेंडम क्या बताते हैं आपको, आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेमोरेंडम के, ऑब्जेक्टिव बताना। आर्टिकल्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बताना, रूल्स एंड रेगुलेशन बताना आपके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड में रिलेशनशिप, मेमोरेंडम की रिलेशनशिप किसके साथ, कंपनी, और कंपनी की रिलेशनशिप किसके साथ, आउटसाइड द वर्ल्ड। आर्टिकल्स क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। हो गया क्लियर, सेकंड पॉइंट। थर्ड, मेमोरेंडम में आप अल्ट्रेशन कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते अगर कोई ऐसी अल्ट्रेशन करना है जो बियॉन्ड द कंपनी लॉ है, बियॉन्ड द मेमोरेंडम है, सॉरी बियॉन्ड द कंपनी लॉ है। मैं बियॉन्ड द मेमोरेंडम तो मैं कर ही सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लोज में, कैपिटल क्लोज में चेंज कर सकता हूँ, कभी बियॉन्ड द कंपनी लॉ नहीं कर सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कैपिटल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, नेम क्लोज, रजिस्टर ऑफिस क्लोज में चेंज करना है, कर सकता हूँ। इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर की परमिशन चाहिएगी, ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिएगी। आर्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर लो, स्पेशल रेजुलेशन पास करके, तो लेना देना नहीं, टेंशन आराम से कर सकते हो। बोलो। अल्ट्रा वायरस, अगर आपने मेमोरेंडम के अगेंस्ट कोई काम किया, बियॉन्ड द काम किया, क्या बन जाएगा वो, अल्ट्रा वायरस बन जाएगा एंड वोइड बन जाएगा। दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड, अगर वो अल्ट्रा वायरस हो गया तो आप रेटिफाई भी नहीं कर सकते, इवन द यूनानिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। कहने का मतलब क्या था, मेरा कल काम क्या था, मेरा काम था सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ शूज करना, मैंने क्या कर दिया, सीमेंट के बैग्स बेच दिए थे उसको, तो बेच दिए, मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब बेचने के बाद क्या मैं मेरे मेमोरेंडम को चेंज कर सकता हूँ, द आंसर इज नो। एक बार अल्ट्रा वायरस हो गया मतलब वॉइड है, तो मैं चाह के भी मेरे सारे मेंबर्स तैयार हो जाए उसको भी मैं रेटिफाई नहीं कर सकता। बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, मुझे पावर्स ऑफ ग्रांट्स को मैं अपनी चेंज कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं मैनेज कर सकता हूँ चीजों को। बट द एक्ट रिगार्डिंग द अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल कैन बी रेक्टिफाइड बाय स्पेशल रेजुलेशन। कैसे, कैसे कर सकता हूँ, पारस की कितनी पावर थी, 10,000 यूनिट्स परचेज करने की थी, बट 15,000 इसने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के हित में की है ना, 15,000 यूनिट्स आपने परचेज कर ली, पावर 10,000 की थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ स्पेशल रेजुलेशन पास करके। बट मेमोरेंडम में ऐसा नहीं है। बोलो, चारों पॉइंट क्लियर। बहुत सिंपल था ये तो, एक सेकंड का काम था। डॉक्ट्राइन रहेगी, दो डॉक्ट्राइन रहेगी, बोलो। दो डॉक्ट्राइन समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में चाहने के चांसेस हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट बोथ आर इंपॉर्टेंट। बोलो कैसे करनी है, अभी करनी है या बाद में करें। एक बार पढ़ो जितना करवाया है, 2 मिनट का टाइम लो, पढ़ो, मैं एक डॉक्ट्राइन करा देता हूँ फिर अभी। नहीं कर सकते, अभी यही तो बताया मैंने, मेमोरेंडम के अगेंस्ट चले गए आप नहीं कर सकते, बट आर्टिकल के अगेंस्ट चले गए आप कर सकते हो। आर्टिकल के अगेंस्ट, अगेंस्ट इन द सेंस बियॉन्ड चले गए, 10,000 यूनिट्स परचेज करने थे, इसने 12,000 कर लिए, कर सकते हो। आर्टिकल्स के अगेंस्ट गया ना, इंटरनल पावर्स थी वो, डीलिंग किसके बीच में थी, कंपनी और उसके मेंबर्स के, डायरेक्टर के बीच में। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कर लेते हैं, चलो सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से समझना। सिंपल शब्दों में मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, वंश का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो किसके फेवर में, कंपनी के फेवर में या मेंबर के फेवर में, आउटसाइडर। मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे कल की क्लास में, देखो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसकी फेवर में होगी, यार कल की क्लास नहीं पढ़ के आए, कंपनी के फेवर में होगी, यस, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं कोलगेट बनाने वाली कंपनी हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या हूँ, कोलगेट बनाने वाली कंपनी हूँ। पहले मैं क्या करता था, हर कोलगेट टूथपेस्ट के साथ एक टूथब्रश फ्री देता था। मैं क्या करता था, एक टूथपेस्ट का टूथब्रश फ्री देता था। अब मैंने क्या किया, 1 अप्रैल से मैंने एक नोटिस जारी कर दिया, 2 महीने 3 महीने पहले, कि 1 अप्रैल से मेरी ये स्कीम बंद हो जाएगी, मैं कंपनी नहीं दूंगा। और वंश को क्या पता, वंश ने वो स्कीम पढ़ी ही नहीं, वंश ने वो स्कीम पढ़ी ही नहीं, और 1 मई को आके मेरे पास 2,000 टूथपेस्ट का ऑर्डर देके चला गया।
अब मैंने क्या किया, 2000 टूथपेस्ट का ऑर्डर इसके गोडाउन पे भिजवा दिया। अब मैं क्या भिजवाऊंगा, विद टूथपेस्ट या विद टूथब्रश भिजवाऊंगा, विदाउट भिजवाऊंगा? विदाउट भिजवाऊंगा। मैंने ऑब्वियसली विदाउट भिजवाया। उसने बोला यार टूथपेस्ट का साइज इतना छोटा कैसे, तुम्हें टूथब्रश क्यों नहीं है? देखा तो एक में भी टूथब्रश नहीं था। उसने कहा यार मैंने 1 जनवरी को तो मैं लेके आया 2 महीने पहले, उसने सर ने इतना बढ़िया टूथब्रश, करने नहीं कोलगेट कंपनी ने इतना बढ़िया टूथब्रश मुझे गिफ्ट साथ दिया था, इसमें टूथब्रश ही नहीं है, चीटिंग होगी मेरे साथ। इसने पेमेंट कर दी, मेरे को पेमेंट कर दी। अब इस केस के अंदर गलती किसकी है? इसकी गलती है, मेरी गलती है? मैंने तो मेरे ऑफिशियल नोटिस लगा दिया था कि 1 अप्रैल से स्कीम बंद हो जाएगी, इसने नहीं पढ़ा। मेरी तो कोई गलती नहीं है, केस कर लो, जीतूंगा तो भाई। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब समझ में आ गया? इन शॉर्ट क्या मतलब कर चलने वाले, कंपनी के हित में फायदा सुनाएंगे, आउटसाइडर से कंपनी को बचाएगा। ठीक है। ट्रस्ट, एज्यूम दैट इंटरनल प्रोसेसेस आर फॉलोड प्रोटेक्टिंग गुड फेथ, फेथ आउटसाइडर। नहीं पढ़ना इतना डिटेल में, क्या था ऊपर लाइन पढ़ो, शुड आउटसाइडर ट्रस्ट द कंपनी इंटरनल प्रोसेस विदाउट वेरिफिकेशन और नॉट। क्या कंपनी को विश्वास करना चाहिए? आउटसाइडर को बिल्कुल करना चाहिए, वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी ने बोल दिया मतलब बोल दिया, वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब समझो आपने नोट्स में ये चीज लिखनी है सॉरी बच्चों, आपने नोट्स में ये चीज लिखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ओए सॉरी doctrine of constructive notice means when whether a person deals or reads with the company, when a person reads the documents or not। वंश आया मेरे पास, चाहे इसने मेरे डॉक्यूमेंट्स को, वो स्कीम को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, whether company reads the documents or not, he is presumed to have the knowledge of the content of the documents। जब मैंने इसके 2000 टूथपेस्ट का उसको ऑर्डर लिखवाया, तो वंश को मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, वंश भाई क्या आपने मेरी स्कीम पढ़ ली थी, मैं टूथब्रश नहीं दे रहा, क्या मुझे बोलने की जरूरत है? नहीं। वेदर ए पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, मुझे नहीं पता चाहे इसने रीड की हो चाहे ना की हो, ही इज प्रोज्यूम टू हैव ए नॉलेज, मैं प्रोज्यूम कर लूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि इसको फुल नॉलेज है, फुल इंफॉर्मेशन की, फुल कंटेंट्स की, सारे डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, इसको सिर्फ नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, उसने पढ़े ही नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट्स, उसको उस चीज के बारे में अंडरस्टैंड भी हो गया कि मैंने स्कीम हटा दी है, बंद कर दी है। कॉन्सेप्ट क्लियर फर्स्ट का? क्या वेदर ए पर्सन रीड्स अ डॉक्यूमेंट और नॉट, वेदर ए पर्सन रीड्स अ डॉक्यूमेंट और नॉट, he is presumed that to have the knowledge of the content of the document। it is not only presumed that to read the document, but it is also understand that he understood the all the documents very carefully, very in true perspective। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? सेकंड, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है, नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसके पास अपने आप एक नोटिस नहीं पहुंच गया, बट ऑल्सो उसके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे एसआर, वो भी उसको पढ़ने की अज्यूम कर रहा है कि वो पढ़ के आया है, जो उसने रजिस्ट्रार से हमने रजिस्टर करवाए थे। कैसे? अब आप मेरे से सपोज करो असम से आ गए आप मेरे पास, वेस्ट बंगाल नहीं, असम से नहीं, बेंगलोर आ गए आप, असम में रहते हो, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मेरे से फ्लैट का भाड़ा फुल रेंट लगा के, फेयर लगा के मेरे पास आए, आपके 20,000 रुपये लग गए मेरे से मिलने के लिए। मेरा काम क्या था वहाँ पे? मैंने मेरा नाम कर रखा था वहाँ पे पार्थ स्टील्स, मेरा स्टील्स का काम था। आपको ये लगा कि मैं वुडन का मेरा कोई काम है, लगा आपको ऐसा, आपने सोचा स्टील्स का है तो स्टील्स का, क्या आपके ये मैं ये ज्यूम करूँ कि आप ऑटोमेटिकली मेरे से सब कुछ पढ़ के आए हो मेरे बारे में, मैं क्या काम करता हूँ, क्या यहाँ पे एक बच्चा आ गया बैठ जाए फाउंडेशन में, मेरी कंपनी है, 2 महीने पढ़ता रहे आराम से, पढ़ भी रहे हो, मैं ये ज्यूम कर लूँ ना कि ये पढ़ के आया है, इसको पता है कि भाई को फाउंडेशन क्लास चल रही है। ये तो ना आप सोचो कि भाई से पूछो भाई तेरे को पता चला हम क्या पढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझो, प्रैक्टिकली समझो। आप यहाँ आए हो, मैं ये ज्यूम करूँ ना आप सीए बनने के लिए आए हो, सीए फाउंडेशन क्लास लेने के लिए आए हो, मतलब मेरे लिए हित में, कल को मैं पढ़ा दूँ 1-2 महीने, बोले सर समझ में नहीं, हम तो साइंस के बच्चे थे, मैं लगा आप साइंस पढ़ा रहे हो, नहीं, ये चीज ऑलरेडी प्रिज्यूम होनी चाहिए, आप सारे डॉक्यूमेंट पढ़ के आए हो, सब कुछ आपको पता है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? दोनों पॉइंट फटाफट से पढ़ो, मैं जल्दी से पढ़ाता हूँ। ठीक है, हुआ क्या, अब वंश ने मेरे पे केस कर दिया, मुझे 2000 टूथब्रश अभी चाहिए,
मैंने कहा मैं नहीं देता। आपकी स्कीम थी, मैंने जनवरी के महीने में टूथब्रश किया था, आपने इतना बढ़िया मेरे को टूथब्रश दिया था, बहुत अच्छा था आपको। मैंने कहा भाई मैंने नोटिस पे लगा दिया था, आपको पढ़ के आना चाहिए था, मेरी गलती नहीं है। क्या ये मेरे पे फालतू में मेरी प्रॉपर्टी पे मेरे टूथब्रश पे अपना राइट जमा सकता है? गलती तो सारी इसकी है। क्या गलती इसकी इनोसेंटली क्यों नहीं है, उसको बेचारे को पता ना हो, बट अल्टीमेटली तो गलती इस वंश की है। इफ ए पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में चल गया विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी डिफाइन इन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में मेरी पावर चेंज हो गई थी, मैंने स्कीम को हटा दिया था, और आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की अथॉरिटी का आउटसाइड भी है, तो ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स। आप किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी पे एक्वायर राइट्स पे एक्वायर नहीं कर सकते। बोलो तीनों पॉइंट समझ में आ गए? वो इजी लग रहा है टॉपिक ये डॉक्ट्राइन? अगला करेंगे इंडोर मैनेजमेंट, और भी इजी है, ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। सेक्शन 399 याद नहीं करना ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कंपनी का डील करने जा रहा है, सपोज करो रिलायंस कंपनी का हमने शेयर लेने हैं, इससे पहले हमें पता चलना चाहिए कंपनी का क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्टर, कैसे भी देख सकता है, डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, मेमोरेंडम पढ़ सकता है, आर्टिकल्स पढ़ सकता है, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन देख सकता है, सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है, और मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द सेम, अपने पास रिकॉर्ड भी रख सकता है, कॉपी भी रख सकता है उन डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से की, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की भी और अदर डॉक्यूमेंट्स की, आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। आगे समझ में? द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद आरओसी बिकम ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, जैसे कंपनी के मेमोरेंडम आरओसी से बन गए, मैंने कल परसों आपको रिलायंस के मेमोरेंडम दिखाए थे ना, कल परसों दिखाए थे मैंने कोई कंपनी के, आपको ऑटोमेटिकली क्या थे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट थे, इजीली अवेलेबल थे, हमको पढ़ के आना चाहिए था। दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट एनी टाइम आफ्टर बिकम द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नॉमिनल फीस। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 डील विद द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल, इट इज देयर फॉर द ड्यूटी ऑफ द एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, हर पर्सन की ड्यूटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज देयर फॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट his contact is with the conformity with the provisions, but whether a person read from it not, it is presumed that he know the content of the document. This is implied notice called constructive notice. पढ़ लोगे येलो वाली लाइन? सिंपल लगी डॉक्ट्राइन? इंडोर मैनेजमेंट अपनी किसकी होती है? कस्टमर के हित में होती है, वो हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ मेरा एक डॉक्ट्राइन रहेगा इंडोर मैनेजमेंट का, वो होते ही मेरा चैप्टर खत्म। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।